तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले क्लास में ये लेबोरेटरी वगैरह में जो नेशनल लेबोरेटरी है, फार्माकोपिया कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी (PCIM) है ना, उसके बारे में हम पढ़े थे, जिसका सेंटर है गाजियाबाद में, यूपी गाजियाबाद में। उसका स्थापना कब हुआ था? 18 अक्टूबर 2010 में जो PCIM नाम से स्थापना हुआ था। फिर 2014 में ये चेंज हुआ, नाम क्या हुआ? PCIM&H। इसमें होम्योपैथी ऐड हो गया। ये चीजें हमने पिछले क्लास में पढ़े थे। तो आज हम आयुष रिसर्च पोर्टल के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स कुछ पोर्टल होते हैं जो आयुष का, उसमें जैसे सारे रिसर्च पेपर वगैरह, केस स्टडी, जर्नल्स वगैरह, आर्टिकल वगैरह सब कुछ पब्लिश करने के लिए एक पोर्टल होता है। तो उनमें से सारी इंफॉर्मेशन रहता है रिसर्च का। उसमें से एक पोर्टल है धारा। ठीक है, धारा ये एक पोर्टल है जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल हेल्पलाइन फॉर आयुर्वेद रिसर्च एंड आर्टिकल। धारा, DHARA, डिजिटल हेल्पलाइन फॉर आयुर्वेद रिसर्च आर्टिकल। ठीक है, इट इज द फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव ऑनलाइन इंडेक्सिंग सर्विस है। ये सबसे पहला ऑनलाइन इंडेक्स, मीन्स ऑनलाइन में जो सारे डाटा रख रहे हैं, तो इंडेक्स सर्विस है जिसमें हम रिसर्च आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ ओनली आयुर्वेदा का फील्ड में। जो रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करने के लिए ये धारा है। इसको क्वेश्चन आते हैं, जो ये धारा जो है ये कोलैबोरेटिव है, ये तीनों इंस्टीट्यूट मिलकर ये कोलैबोरेशन में धारा को चला रहे हैं। कौन कौन सा इंस्टीट्यूट? एक तो CCRS हो गया हमारा, और एक जो ABP फार्मेसी है, कॉम्बाइटर में है ABP फार्मेसी, और एक स्विस आयुर्वेद मेडिकल एकेडमी सामा, स्विट्जरलैंड का है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कौन सा नहीं है करके क्वेश्चन आ सकता है। धारा है ना, धारा कोलैबोरेशन कौन सा इंस्टीट्यूट कोलैबोरेशन में नहीं चल रहा है, तो उसका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर हम जानते हैं आयुर्वेद ग्रंथ समुच्चय जो है, कुछ कॉम्पेडिया होते हैं, जैसे बहुत सारा संहिता को हम कंपाइल करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म में ला रहे हैं। ठीक है, ग्रंथ समुच्चय, इसमें डायरेक्ट आप ऑनलाइन पे सर्च कर सकते हो इस सबको। नेशनल आयुष मिशन इज द सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम लॉन्च इन 2014 में। नेशनल आयुष मिशन लॉन्च हुआ था। ठीक है, वो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अंडर में नेशनल आयुष मिशन चल रहा था। जो आयुष का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये आयुष मिशन चल रहा था। उस आयुष मिशन में बहुत सारा एजुकेशनल हो गया, रिसर्च हो गया, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वो सभी को डेवलपमेंट करने के लिए वो सबका मिशन था। उसके अंडर में ये जो सारे PHC वगैरह में और जो डिस्पेंसरी वगैरह में, इसमें बहुत सारे इसके अंदर में ही है। जैसे सारे डिस्पेंसरी का डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे वेलनेस सेंटर हो रहा है, तो उसका एक विजन है कि इतना वेलनेस सेंटर बनाना है, इस तरह का इनका मिशन है इनका। और मेडिकल कैपिटल ऑफ इंडिया, मैंने बताया था कि चेन्नई में बहुत सारा टूरिस्ट आते हैं, उनका जो इंडियन सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो इसलिए चेन्नई को द मेडिकल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, फिर ये पढ़ेंगे हम आयुष ग्रिड। आयुष ग्रिड क्या है? इट इज द ये क्या करता है, जो सब ऑफलाइन चल रहा था, सारी चीजें हमारा ऑफलाइन चल रहा था, वो हॉस्पिटल काम हो गया हो या जो भी रिसर्च हो गया हो, सब कुछ ऑफलाइन चल रहा था। ये क्या किया, ये सबको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ला रहा है आयुष ग्रिड, है ना। मेन एम है इसका तो ऑनलाइन सब कुछ करना, सब कुछ डिजिटलाइज करना। ठीक है, देखो इसका मिनिस्ट्री क्या लिखा हुआ है, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज इनिशिएटेड द स्टेप टू सेट अप ए नेशन वाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, कि नेशन वाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ये इसका स्टार्ट किया गया है। डिजिटलाइज होने के लिए इसको आयुष ग्रिड बोला गया है। ये क्या एम रखता है? टू ब्रिंग ऑन बोर्ड ऑल द आयुष फैसिलिटी इंक्लूडिंग हॉस्पिटल काम हो गया, लेबोरेटरी का काम हो गया, टू प्रमोट द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर, है ना। इस सबको एक ऑनलाइन एक बोर्ड पे ला रहा है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये सब ला रहा है। सभी हॉस्पिटल, लेबोरेटरी, सभी जो ट्रेडिशनल सिस्टम हेल्थ केयर जितने भी चल रहा है, वो सबको एक ही प्लेटफॉर्म में ला रहा है। Currently, Ministry has launched the pilot project like Ayush Hospital Information Management System. ठीक है,
ये सारे पायलट प्रोजेक्ट आयुष के अंडर में ये सभी चल रहा है, आयुष ग्रिड के अंडर में। जैसे एक है आयुष हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम AHMI, एंड टेली मेडिसिन चल रहा है ना। एक योगा लोकेटर है ना एप्लीकेशन, भुवन एप्लीकेशन, ये सारे एप्लीकेशन ये आयुष ग्रिड के अंडर ये सभी चल रहा है। योगा पोर्टल है ना, केस रजिस्ट्री पोर्टल, केस रजिस्ट्री में सारे कुछ रिसर्च करने के लिए सपोज एक कोई करने से पहले एक रजिस्टर किया जाता है, केस रजिस्ट्री पोर्टल एक्सेट्रा। these project will be co-opted in आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट इन फ्यूचर, है ना। इसके साथ कुछ ऐड होता चलेगा, इसी सारे जो भुवन एप्लीकेशन, सारे जो ये जो चल रहा है टेलीमेडिसिन, ये सभी धीरे धीरे ऐड होता चलेगा फ्यूचर में। इस सब में कुछ कुछ नया काम ऐड होता चलेगा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज प्रपोज टू एस्टेब्लिश, देखो ये जो मैंने बताया था कि 12,500 आयुष सेंटर अक्रॉस द कंट्री, है ना। ये एक आयुष सेंटर बना रहे हैं, 12,500 आयुष सेंटर बना रहे हैं फॉर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर, जो डिस्पेंसरी वगैरह बना रहे हैं। इसका एम रहता है कि 12,500 डिस्पेंसरी बनाएंगे जो स्टैंडर्ड हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके। 12,500 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो बताया था ना, 12,500 वेलनेस सेंटर बनाने के लिए मिशन है इनका, आयुष मिशन का जो है, आर प्रपोज टू बी एस्टेब्लिश बाय अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट आयुष डिस्पेंसरी। जो डिस्पेंसरी है उसको हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसको अपग्रेडेशन कर रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, ठीक है। एंड डिस्पेंसरी एंड जो डिस्पेंसरी था और जो सब हेल्थ सेंटर था उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उसको अपग्रेडेशन किया जा रहा है ना। उसका टारगेट क्या है, 2023 से 2024 इसका टारगेट है, ठीक है। इससे पहले इतना सारा 12,500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाना है इनको, ठीक है। फिर आते हैं हमारा नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसको फुल शॉर्ट फॉर्म NCISM, ठीक है। NCISM ये एक एक्ट पास हुआ था, है ना, पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ था, NCISM एक्ट 2020, ठीक है। तो इसके ये एक्ट पास हो गया। इससे पहले क्या था, CCM पहले था, फिर ये एक्ट पास हुआ तो ये क्या बना, NCISM, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन इसका जो है, इसका साइड देखोगे, NCISM साइड देखोगे तो प्राणाभिसर प्राणायतनम ऐसे करके था उसका जो मेन, पहले साइट ओपन करोगे तो उसका हेडिंग जो है प्राणाभिसर प्राणाभितनम था। लेकिन अभी वो चेंज हो गया है, उसको आयुष से सर्वलोकानम ऐसे करके उसका लोगो जो है ना, फर्स्ट हेडिंग जो है ना, वो उसका चेंज हुआ है। उसको प्राणाभिसर प्राणाभितनम था और अभी हो गया है, मीन्स कुछ दिन पहले ही इसका चेंज हुआ है, आयुष से सर्वलोकानम, है ना। इसको चेंज करना है, आयुष से सर्वलोकानम, है ना, मीन्स सारे लोग के लिए आयुष। तो इसका जो है ये क्वेश्चन हो सकता है। तो फिर सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी ऑफ आयुर्वेद एजुकेशन जो CCM था ये है, NCISM बन गया है। चेयरपर्सन कौन है NCISM का, जयंत देव पुजारी, ठीक है। जयंत देव पुजारी जो है इनका चेयरपर्सन है NCISM का, और इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो यहाँ न्यू दिल्ली में है, ठीक है। NCISM क्या है, ये बस ये एजुकेशनल हेड है ना, जो इंडियन सिस्टम मेडिसिन के एजुकेशनल हेड, मीन्स सारे एजुकेशन रिलेटेड सारी चीजें, है ना। जो स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड कॉलेज कैसा होना चाहिए, कैसे सिलेबस बनेगा, कैसे एग्जाम होगा, क्या क्या स्टडी करिकुलम में रहना चाहिए, क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होना चाहिए, ये सभी जो है वो सभी NCISM बनाते हैं, है ना। तो ये जो इट इज ए ऑटोनोमस बोर्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ NCISM, ठीक है। ये जो बोर्ड बनता है वो बोर्ड में क्या क्या रहता है,
ना, एक तो बोर्ड ऑफ आयुर्वेद रहते हैं, है ना, और ये सभी बोर्ड है ना। बोर्ड ऑफ आयुर्वेद में आयुर्वेद रिलेटेड सारी चीजें डिसीजन होगा। बोर्ड ऑफ यूनानी सिद्ध एंड सोवारिकपा, है ना, एंड बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, है ना। कुछ चीजें एथिकली वो सभी डिसीजन यहाँ होता है, जो रजिस्ट्रेशन होता है ना। जैसे हमने सपोज रजिस्ट्रेशन जो प्रैक्टिस करने के लिए जो डॉक्टर जो निकलते हैं जो 5.5 साल के बाद, तो उनको जो प्रैक्टिस करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन है ये सारे ये बोर्ड संभालता है, बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, है ना। और क्या है, और एक बोर्ड है, तो मीन्स ओवरऑली क्वेश्चन में से देखिए 4 बोर्ड है ना। एक तो बोर्ड ऑफ आयुर्वेद एंड एक बाकी सारे बोर्ड ऑफ यूनानी सिद्ध एंड स्वारिकपा, ठीक है। फिर और एक है एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन के लिए एक बोर्ड होता है, और एक मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, है ना। हमारा जो हॉस्पिटल है, जितना भी आयुर्वेद हॉस्पिटल है, उसका कैसे ट्रीटमेंट चला है, उसका एक असेसमेंट, हाँ, उसका कैसे जो स्टैंडर्ड है कितना है, वो सभी रेटिंग बोर्ड होते हैं ना। ये सभी ये देखते हैं। तो लगभग 4 ना, हमारे पास 4 बोर्ड हैं एनसीएसएम का, ये याद रखना, क्वेश्चन हो सकता है। चेयरमैन कौन है, वैद्य देवपूजन, देवपूजन, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ आयुर्वेद, है ना, बोर्ड ऑफ आयुर्वेद का प्रेसिडेंट कौन है, डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद बुद्रू, ठीक है। बोर्ड ऑफ आयुर्वेद का, बस एक बार ये सभी ये चीजें ना, ये थोड़ा ये बस एक बार रीड करो, है ना। बाई चांस क्वेश्चन आ गया तो आप एक बार रीड करोगे तो नाम एक बार माइंड में आना चाहिए वहाँ कि इस तरह का था। फिर प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ यूनानी सिद्ध एंड सौरिकपा कौन है, डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद, ये भी बुद्रू वही है, बोर्ड वहाँ का भी प्रेसिडेंट वो है। प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का कौन है, वैद्य राकेश शर्मा जो है वो बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन में है। प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड का जो है प्रेसिडेंट कौन है, डॉक्टर रघुराम भट्टायु, ठीक है। It is a statutory body constituted under NCSM Act जो है ना। NCSM Act जो है 2020 में बना था, लेकिन पास होते होते 2021 हो गया, ठीक है। NCSM Act 2021 व्हाइट गेजेट नोटिफिकेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट सेक्शन 3 डेटेड क्या है 2021, 21 नवंबर और 21 9 2021 में ये जो पास हुआ था, पास होने के बाद ये एनसीएसएम बना, है ना। ये क्या करता है, एन एक्ट टू प्रोवाइड ए मेडिकल एजुकेशन सिस्टम, ये क्या करता है, मेडिकल एजुकेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड एक्सेस टू क्वालिटी एंड एफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन। जो आयुर्वेद जितने भी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, एक क्वालिटी एंड एफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन वो प्रोवाइड करता है। एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट एंड हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये क्या करता है, हाई क्वालिटी मेडिकल जो प्रोफेशनल जो डॉक्टर बनाते हैं, ये एक हाई क्वालिटी डॉक्टर बनाते हैं ये of the country that promote the equitable and universal health care that encourage the community health perspective and make service of such medical professional accessible, ठीक है। अफोर्डेबल टू ऑल सिटीजन, जो ऐसे मेडिकल प्रोफेशनल बना रहे हैं जो सारे प्रोफेशन के लिए वो अफोर्डेबल हो ट्रीटमेंट के लिए। एंड एडॉप्ट द लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च, ये क्या करते हैं, ये लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च को अडॉप्ट करते हैं इन देयर वर्क एंड टू कंट्रीब्यूट टू रिसर्च के लिए भी ये कंट्रीब्यूट करते हैं। ये क्या करता है, इट इज एन पीरियडिक एंड ट्रांसपेरेंट असेसमेंट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड फैसिलिटी, है ना। ये क्या करता है, ट्रांसपेरेंट असेसमेंट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन, मीन्स कुछ छुपाना नहीं है, कुछ ऐसे गलत नहीं करना है, पूरा ऐसे करके ट्रांसपेरेंट चीजें रहता है ना, जो स्टैंडर्ड मेंटेन का। फैसिलिटी द मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये मीन्स और लगभग ये क्या करता है, मीन्स ये सारे जो डॉक्टर निकलते हैं उनका एथिकली उनका रजिस्ट्रेशन, कैसे हेल्थ केयर स्टैंडर्ड अच्छे बने रहे, कैसे जो है एक जो एजुकेशन का एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे ऑल ओवर इंडिया में, जो भी पढ़ रहे हैं, जो हर स्टेट में एक एजुकेशन का एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, ये सभी एनसीएसएम देखते हैं, ठीक है। ये कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल, है ना। गोल्डन ट्रायंगल क्या होता है, ये क्या कहते हैं, जॉइंटली मैनेज्ड बाय
CSIR, ICMR एंड आयुष। ठीक है, ICMR, CSIR एंड आयुष। CSIR क्या है? CSIR क्या है इसका फुल फॉर्म? ये जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। C for Council of, S for Scientific, I for Industrial, R for Research। ये क्या है? ये उद्योग जो इंडस्ट्री रिलेटेड जो डेवलपमेंट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है ये ICAR। तो ये सारे जो जैसे आयुष एक बिजनेस की तरह है ना, एक बिजनेस की तरह जो उद्योग है, आयुष उद्योग को बढ़ाने के लिए इसके साथ ICMR है ना और आयुष, ये तीनों मिलकर ये सारे आयुष रिलेटेड, आयुष प्रोडक्ट वगैरह वो सब कुछ को बढ़ाने के लिए, उसको क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए ये तीनों गोल्डन ट्रायंगल बना था, है ना, साथ में काम करने के लिए। तो गोल्डन ट्रायंगल ये क्वेश्चन आया था। CSIR, ये क्वेश्चन हो चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। CSIR, ICMR एंड आयुष। कंफ्यूज क्या करते हैं, जब 4 ऑप्शन दे देते हैं तो उनमें से वो कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। ये ICMR है, इसके जगह पर NCSM दे देगा, CCIM दे देगा, तो अच्छे से याद रखना, है ना, कंफ्यूज मत करना चीजें। ठीक है, फिर कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़े थे और कुछ जैसे इट्रा के बारे में और कुछ 1-2 इंस्टीट्यूट के बारे में और थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। पहले था इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, इट्रा। ठीक है, कहाँ लोकेशन है? जामनगर में, गुजरात, सबको पता होगा। डायरेक्टर क्या है? डॉक्टर प्रोफेसर अनूप ठाकर, है ना। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद एक्ट, है ना, पास हुआ था, है ना। ये जो है, ये 3 इंस्टीट्यूट को लेकर जामनगर जो है मीन्स इट्रा जो है बना है, 3 इंस्टीट्यूट को लेकर। क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग रिसर्च इन आयुर्वेद, है ना, IPGTR जो बोलते हैं हम, है ना। और क्या है? श्री गुलाब कुनवरवा आयुर्वेद महाविद्यालय, ये भी, ये तीनों मिलकर ये सभी रहते हैं ना। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल साइंस, ये क्वेश्चन आते हैं, है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंस कहाँ है? ठीक है ना, मीन्स फार्मास्यूटिकल रिलेटेड काम है, ये जामनगर में उसका सेंटर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल। क्वेश्चन होगा ये, अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, फिर और क्या, ये 3 चीजें मिलकर इट्रा बना हुआ है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद। ठीक है, फिर महर्षि पतंजलि इंस्टीट्यूट ऑफ योगा नेचुरोपैथी एजुकेशन रिसर्च इज आल्सो इंटीग्रेटेड विद इट्रा अंडर द डेवलपमेंट ऑफ स्वास्थ्य, है ना। इसके साथ ये योगा नेचुरोपैथी एजुकेशन रिसर्च जो है पतंजलि का इंस्टीट्यूट, ये भी इसके साथ इट्रा स्वास्थ्य वृद्धि डिपार्टमेंट के साथ इट्रा का उसके साथ कोलाबोरेशन में, इंटीग्रेशन में काम करते रहते हैं। ठीक, तो मेनली ये 3 चीजें रखना याद, ऊपर का जो 3 चीजें याद रखना, और इसके साथ कोलाबोरेशन में हो रहा है। ठीक है, अचीवमेंट क्या क्या है? इट्रा का अचीवमेंट क्या है? इट इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, है ना। नेशनल इम्पोर्टेंस में प्रीवियस क्लास में डिस्कस हुआ था, नेशनल इम्पोर्टेंस किसको बोला जाता है? जामनगर का जो है ना IPGTR है। एंड इट, और क्या है? इट इज द फर्स्ट आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन टू स्टार्ट शॉर्ट टर्म रेगुलर आयुर्वेदिक कोर्स फॉर फॉरेनर। ये क्या कर रहा है? फॉरेनर के लिए एक शॉर्ट टर्म आयुर्वेदिक कोर्स को ये चला रहे हैं। एंड द फर्स्ट एंड द ओनली PG सेंटर इन आयुर्वेद हैविंग एन इंडिपेंडेंट फार्माकोलॉजी लैबोरेटरी एंड एनिमल हाउस, है ना। पहले एनिमल हाउस जो है वो फर्स्ट यहाँ पर था, है ना, जामनगर में ही था फर्स्ट एनिमल हाउस, जो रिसर्च करने के लिए पीजी में जो एनिमल एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए, है ना, पहले जो है यहाँ का था, जामनगर में ही स्थापित हुआ था। एंड क्या है? इट इज द फर्स्ट टू स्टार्ट द M.Pharm एंड MSc कोर्स। M.Pharm एंड MSc कोर्स जो है ये फर्स्ट यहाँ से मेडिसिनल प्लांट का जो MSc, है ना, M.Pharm जो आयुर्वेद में M.Pharm, है ना, जैसे जो एलोपैथी मेडिसिन में B.Pharm M.Pharm, आयुर्वेद में M.Pharm जो है वो यहाँ जामनगर में ही स्टार्ट हुआ था। और क्या है? इट द फर्स्ट टू इनिशिएट द फार्माकोविजिलेंस सिस्टम ऑफ आइसो ड्रग, है ना। फार्माकोविजिलेंस डील करता है क्या? मेनली आइडिया रखना,
फार्माकोविजिलेंस डील करता है ओनली साइड इफेक्ट रिलेटेड। जो भी हमारा आसु ड्रग है, आयुर्वेद सिद्ध यूनानी ड्रग है, उसका साइड इफेक्ट रिलेटेड सारे काम जो है वो क्या कर रहा है, ये फर्स्ट इनिशिएट किया कौन सा इंस्टीट्यूट किया था, जामनगर में। लेकिन अभी जो है, सपोज अभी क्या बात करेंगे, तो सारे फार्माकोविजिलेंस का जो काम है वो अय्या में होता है ना। इंस्टीट्यूट ऑफ जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में ये सारे फार्माकोविजिलेंस का हेड वहाँ पर है, अय्या में है। लेकिन फर्स्ट इनिशिएट हुआ था फार्माकोविजिलेंस सिस्टम ऑफ आशु ड्रग कहाँ हुआ था, जामनगर में। has been designated as नेशनल फार्माकोविजिलेंस रिसर्च सेंटर फॉर आशु ड्रग, है ना, डिजाइनेटेड हुआ था नेशनल फार्माकोविजिलेंस रिसर्च सेंटर एनपीआरसी आशु ड्रग के लिए। एंड इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू प्रिपेयर पीजी थेसिस डाटाबेस एंड रिलीज फुल स्क्रिप्ट ऑफ पीजी थेसिस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, है ना। पहले क्या होता था, पीजी स्टूडेंट जाते थे, पीजी थेसिस अपने सबमिट कर देते थे और निकल जाते हैं। लेकिन उसका जो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट जो है वो वो क्या किसने किए थे, जामनगर में ही पहले स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट टू लॉन्च ई लर्निंग प्रोग्राम इन आयुर्वेद फॉर सेंसिटाइजेशन ऑफ मॉडर्न मेडिकल, है ना। ये ई लर्निंग प्रोग्राम ये स्टार्ट किए थे आयुर्वेद में फॉर मीन्स एलोपैथी जो डॉक्टर हैं उनको सेंसिटाइज करने के लिए, जो हाँ आयुर्वेद में बहुत सारे ये कुछ है, ये ई लर्निंग प्रोग्राम ये स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो इस तरह का पूछ सकता है ये सारा में से एक लाइन देकर कि ये सारे स्टार्ट कहाँ से हुआ था, किसने किए थे, है ना, कौन सा इंस्टीट्यूट, 3-4 इंस्टीट्यूट दे देगा, एनआईए, जामनगर, अय्या, है ना। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अचीवमेंट वगैरह पहले देख लेना। इट इज ए नेशनल फर्स्ट नेशनल इंपॉर्टेंस, है ना। ये क्या करता है, जो फॉरेनर को एक कोर्स प्रोवाइड करता है। ये जो पीजी के लिए जो है फार्माकोलॉजी लेबोरेटरी और एम फार्मा, एमएचसी, ये सभी कोर्स इसने स्टार्ट किए थे। और ये पहला इंस्टीट्यूट है जो फार्माकोविजिलेंस सिस्टम ऑफ आशु ड्रग का वो स्टार्ट किए थे। और ये क्या है, पीजी थेसिस को एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वो पहले ये लाए थे, है ना। और ये ई लर्निंग प्रोग्राम किए थे फॉर सेंसिटाइजेशन फॉर मॉडर्न मेडिकल जो है प्रोफेशनल के लिए, है ना। इतने सारे अचीवमेंट जो है वो जामनगर का है, आईपीजीटीआर है। ठीक है, फिर आते हैं आरएबी। आरएबी राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ। ठीक है, ये है कि ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में है, बताया था। इट इज वन ऑफ मेनी अदर प्रीमियम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ये एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जिस तरह, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में। लोकेशन कहाँ है, यहाँ न्यू दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है, मैं भी गया हूँ हाँ। इसका एस्टेब्लिश कब हुआ था, जब मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट जब हुआ था, है ना, वो भी न्यू दिल्ली में है। कब हुआ था, 1988। कैसे मैंने बताया था कि अष्टांग आयुर्वेद जो है, अष्टांग आयुर्वेद योग से नेशनल जो मोरारजी देसाई नेशनल योगा इंस्टीट्यूट जो है वो न्यू दिल्ली में है और 1988 में स्थापित हुआ था। तो उसी ईयर में आरएबी भी स्थापित हुआ था, है ना, 11 फरवरी 1988। विद द ऑब्जेक्ट क्या था, टू प्रमोटिंग द नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेद, है ना। मेन नाम क्या है, प्रमोटिंग द नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेद। वहाँ क्या होता है आरएबी में, वो एक कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म कोर्स, जैसे पंचकर्म का हो गया, सर्जरी का, हर सब्जेक्ट का वो एक शॉर्ट टर्म 6 महीना, एक साल का ऐसे करके एक उनको कोर्स प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो इसमें क्या हो गया, ये क्या करते हैं, प्रमोटिंग नॉलेज, प्रमोटिंग कर दिया। और क्या करते हैं, तो प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेद, वहाँ क्या होता है, जो गुरु होते हैं आरएबी में, गुरु होते हैं वहाँ, वो गुरु के अंडर में रहकर आपको खुद प्रैक्टिस करना है ना। जो पेशेंट आएंगे, सपोज कोई क्षारसूत्र सीख रहा है तो क्षारसूत्र के अंडर में वो रहकर, क्षारसूत्र से पूरा गुरु के अंडर में रहकर वो क्षारसूत्र लगाएगा और सब कुछ सीखेगा, प्रैक्टिस सीखने के लिए, है ना। तो ये क्या कर रहा है, दो चीजें, प्रमोटिंग नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेद, है ना। इट स्टार्टेड इट्स फंक्शन इन 1991 में, ये फंक्शन स्टार्ट हुआ था, है ना। डायरेक्टर कौन है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, डॉक्टर वंदना सिरोहा। ठीक है, डायरेक्टर कौन है आरएबी का, डॉक्टर वंदना सिरोहा।
फेलो ऑफ विद्यापीठ इज अवार्ड इज टू फैसिलिटेट द एमिनेंट स्कॉलर, है ना, एमिनेंट स्कॉलर को वो एक सर्टिफिकेशन देते हैं, और वैद्य विद द फेलो ऑफ, है ना, ये जो सर्टिफिकेशन देते हैं कि ये आरआईबी में क्वालिफाई हो चुके हैं, आरआईबी में सीख कर गए हैं, फॉर देयर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आयुर्वेद इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड लिटरेचर एंड हेल्थ केयर। ठीक है, एक होते हैं आयुर्वेद ट्रेनिंग एक्रीडेशन बोर्ड होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये आरआईबी के अंडर में है, ये क्या करता है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये क्या करते हैं, एक्रीडेटिंग एजेंसी फॉर वेरियस आयुर्वेद प्रोफेशनल कोर्स। ये जो है ना, वो जो कोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ से मिलता है, आरआईबी का जो सर्टिफिकेट है, आयुर्वेद ट्रेनिंग एक्रीडेशन बोर्ड 80AB, ये बोर्ड से यहाँ का सर्टिफिकेट मिलता है जो कोर्स का, ठीक है। Agency for various professional being run in country. Work for accreditation will be looked after by board named as, means ये बोर्ड क्या करता है, वो देखता है कि ये इस डॉक्टर का कितना काम है, कितना कंट्रीब्यूशन ये कर रहा है, कितना प्रैक्टिस किया है, कितना मीन्स कितना क्वालिफाई है, ठीक है, वो सभी देखते हैं और सर्टिफिकेशन देते हैं, ठीक है। 80AB याद रखना। फिर आरआईवी वो क्या करते हैं, और ज्ञान गंगा, है ना, ए नॉलेज वॉयज, है ना, ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि ज्ञान गंगा किसने ऑर्गेनाइज किए हैं, आरआईवी ने ऑर्गेनाइज करते हैं, एवरी थर्सडे को ज्ञान गंगा ए नॉलेज वॉयज एक ऑर्गेनाइज करते हैं वेबिनार, ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। द पर्पज ऑफ वेबिनार सीरीज इज टू डिसेमिनेट द ऑथेंटिक नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, डाउट क्लियरेंस होता है, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फॉर स्टूडेंट एंड आयुर्वेदिक फ्रेटर्निटी। आरआईबी में क्वेश्चन आता है क्या क्या कोर्स इन्होंने प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या कोर्स प्रोवाइड करते हैं। पहला नंबर है ये क्या है, ये सर्टिफिकेट फॉर आरआईबी फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस इन आयुर्वेद एंड आयुर्वेदिक फार्मेसी, ठीक है। ये सारे जो क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेद, जैसे सपोज शल्य में हो गया, पंचकर्म में हो गया, ये सारे उस सारे प्रैक्टिस में वो सर्टिफिकेट देते हैं ना, 6 महीने से 1 साल का इस तरह का सर्टिफिकेट देते हैं, 1 साल का वो कोर्स है ना। एलिजिबिलिटी क्या है, बीएमएस पास होना चाहिए बस। और क्या करता है ये, जॉब प्रोवाइड करता है, जो आरआईवी में मेंबर ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के लिए वो जॉब प्रोवाइड करता है और सर्टिफिकेट कोर्स देता है, ठीक है। फिर आते हैं नेशनल एनआईए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, स्थापित कब हुआ था, कब बताया था मैंने कि सब स्टूडेंट का आंखें कहाँ टिकते हैं, एनआई में, एनआई में सिलेक्शन लेना है, तो नेत्र रोग कितना है 76, तो ये स्थापित कब हुआ, 76 में इसका स्थापना हुआ था। ओके, ये है तो आयुर्वेद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंट आयुर्वेदिक कॉलेज वाज एस्टेब्लिश इन अगस्त फॉर 1946 में ये एस्टेब्लिश हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, है ना, एंड कॉलेज मर्ज विथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद नोन एज एनआईए फ्रेटर्निटी। एक पहले एक तो कॉलेज था, इंडिपेंडेंट आयुर्वेदिक कॉलेज था, है ना, जो 1946 में हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को द्वारा अप्रूव हुआ था। फिर वो क्या हो गया, मर्ज हो गया, मीन्स उसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद उसको बना दिया, एनआईए ट्रांसफॉर्म, मीन्स नया फॉर्मेशन हुआ उसका, उस कॉलेज का, जो उसका नाम है जो कब हुआ 1976, है ना। एनआईए जो है एस्टैब्लिश ईयर जो पूछा जाएगा तो 1976 होगा। डायरेक्टर कम वीसी जो है और एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी वो है, वो क्या है, कौन है वो, प्रोफेसर संजीव शर्मा। संजीव शर्मा जो है वो डायरेक्टर भी है, वाइस चांसलर है ना। और क्योंकि वाइस चांसलर कहाँ क्यों है, क्योंकि वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हुआ है ना, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, इसीलिए वो खुद एक यूनिवर्सिटी है ना, एक इंस्टीट्यूट, एक खुद भी एक यूनिवर्सिटी भी है, तो इसलिए यूनिवर्सिटी पूरा यूनिवर्सिटी नहीं है, इसलिए उसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बना गया है ना, मीन्स यूनिवर्सिटी जैसा ही है ना, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी होंगे तो वाइस चांसलर होंगे, तो वाइस चांसलर कौन है, डॉक्टर प्रोफेसर संजीव शर्मा, है ना, वो वहाँ का मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी है। फिर आइया, आइया जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, है ना, इट इज द
इट इज द ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है, न्यू दिल्ली में स्थापित है। इनका डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर प्रोफेसर तनुजा मनोज नेसारी, ठीक है। सारे जो प्रोग्राम होता है हर जगह में आगे जो लेडी खड़े होते हैं उनका नाम है तनुजा मनोज नेसारी, है ना। जो ये बहुत सारे जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का भी बहुत सारा काम है, वो उनको सब आगे रहते हैं इसे, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज डिजिग्नेटेड आया आया एज ए नेशनल फार्माकोविजिलेंस कोऑर्डिनेशन सेंटर। मैंने बताया था कि फार्माकोविजिलेंस का सबसे कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है अब से 2018 से जो है वो है आया है ना। आया इज द नेशनल फार्माकोविजिलेंस कोऑर्डिनेशन सेंटर। पूछ सकता है नेशनल फार्माकोविजिलेंस कोऑर्डिनेशन सेंटर कौन है? अय्या है ना। जामनगर नहीं है, जामनगर फास्ट जो है वो फास्ट फार्माकोविजिलेंस सेंटर ऐसे करके क्वेश्चन आएगा तो वो जामनगर जाएगा, ठीक है। ये फिर ये जो अय्या का जो है एक जर्नल होता है ना। अय्या का खुद का एक जर्नल है ना। जैसे सबका कुछ एक एक कुछ कुछ जर्नल होते हैं, जैसे आयुर्वेद में सब आर्टिकल वगैरह पब्लिश करने के लिए जर्नल होते हैं, है ना। वो जर्नल वो रिसर्चर का आर्टिकल हो गया, केस स्टडी हो गया, है ना, थेसिस हो गया, ये सभी लेकर वो पब्लिश कराते हैं। तो जैसे पबमेड हो गया, ये सब आगे जाकर हम देखोगे। पबमेड एक होते हैं जो सारे रिसर्च जो है एक स्टैंडर्ड रिसर्च पेपर को वो पब्लिश कराते हैं। तो इसी तरह का इनका एक जर्नल है ना। आया का एक जर्नल है। ये क्वेश्चन 2022 में ये क्वेश्चन आया था। 2022 में ये क्वेश्चन आया था कि जो जर्नल ऑफ आया आया का कौन सा जर्नल है ना, फॉर आयुर्वेद केस रिपोर्ट के लिए कौन सा जर्नल है ना। वो है आयुर केयर ऑप्शन है, ऑप्शन था वो आयुर केयर है सही आंसर। आयुर केयर जो है वो आया का है। इस तरह का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बहुत सारा जर्नल लास्ट में मैं एक सेशन में उसको बता दूंगा कि कंपाइल कर दूंगा कि कहाँ कहाँ जर्नल कौन से इंस्टीट्यूट का है, ठीक है। आयुर केयर जो है याद रखना अय्या का है। फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथी, मैंने बताया था नॉर्थ इंस्टीट्यूट आयुर्वेद एंड होम्योपैथी कब ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर है। शिलोंग में मैंने बताया था, मेघालय शिलोंग में, ठीक है। जो ये इनॉग्रेटेड हुआ था यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट आयुष श्रीपद येसो नायक जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, है ना। 2016 में दिसंबर को ये इनॉग्रेट हुआ था, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ पहला क्वेश्चन आएगा कि ये कहाँ स्थापित है? शिलोंग में, ठीक है। कब इनॉग्रेट हुआ था? 2016 में, ठीक है। क्वेश्चन ये सारे इस तरह का आएंगे। फार्माकोविजिलेंस के आएगा। फार्माकोविजिलेंस क्या है? जो मैंने बताया था कि जो ड्रग रिलेटेड हार्म मीन जो साइड इफेक्ट है उसको डील करता है ये फार्माकोविजिलेंस इज अ साइंस डेडिकेटेड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ड्रग रिलेटेड हार्म्स टू पेशेंट, ठीक है। जो भी पेशेंट मेडिसिन का जो हार्मफुल चीजें हैं उसको कम कराता है, उसको वो जांच कराता है, उसके ऊपर रिसर्च करता है ये। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर स्वीडन में है ना। डब्ल्यूएचओ का जो सेंटर है ना, जो मॉनिटर करता है फार्माकोविजिलेंस, वो कहाँ है? स्वीडन में है, उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर, ठीक है। उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर स्वीडन में है। तो जो आयुर्वेद का जो है फार्माकोविजिलेंस सेंटर कहाँ है? मैंने बताया अय्या में, है ना। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद न्यू दिल्ली इज द नेशनल फार्माकोविजिलेंस कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम फॉर आशु ड्रग, ठीक है। देयर आर 8 रीजनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर। क्वेश्चन आ सकते हैं कितना रीजनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर है, आरपीसी कितना है, और कितना पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर है ना। जो रीजनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर है 8 है। जिस तरह का वो भोपाल है, कि इस तरह का एनआई वगैरह, इससे भी जामनगर, इस तरह का सेंटर उनका टोटल इस तरह का मिलाकर ऑल ओवर इंडिया में टोटल 8 रीजनल सेंटर होते हैं, ठीक है। बस नंबर याद रखना है, 8 रीजनल सेंटर होते हैं, 30 पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर होते हैं, ठीक है। उनके अंडर में वो काम करते हैं, है ना। सपोज मान लो कि भोपाल में
एक रीजनल सेंटर है। उनके अंडर में 2-3 पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर काम करते हैं, जो रेयर प्लांट का है ना, वो देखते हैं कि ये प्लांट देकर क्या साइड इफेक्ट होता है, क्या हार्मफुल होते हैं, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, इस तरह का वो सभी जहाँ एक रिसर्च रिलेटेड टू दिस वो सभी कराते हैं। व्हिच आर वर्किंग अंडर 8 आरपीसी, ये लिखा हुआ है कि सारे जो है पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर आरपीसी के अंडर में काम करते हैं। ठीक है, ये लॉन्च हुआ था फैमिली एंड हेल्थ एंड वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2010 में। एम्स न्यू दिल्ली है ना, एम्स न्यू दिल्ली क्या है, जो नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर न्यू दिल्ली एम्स है ना। आयुर्वेद में नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर आयुर्वेद का लिए बात करेंगे तो हमारा आइया जो है न्यू दिल्ली। ठीक है, तो नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर कहाँ है, एम्स न्यू दिल्ली में। प्रमोटिंग सेफ यूज ऑफ मेडिसिन इज द प्रायोरिटी ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कमीशन दैट फंक्शन एज ए नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर, वो काम करता है न्यू दिल्ली एम्स। ठीक है, तो ये बताए हैं कि ये कैसे इसके अंडर में जो काम करते हैं नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर के अंडर में, जितना भी हम आयुर्वेद का वो जो जो आया में जो काम चला है, वो सभी ऐसे बताते हैं कि जो एडीआर मीन्स एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है उसको कैसे रिपोर्ट करना है। सपोज एक डॉक्टर एक मेडिसिन दे रहा है और एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन मीन्स एक ड्रग रिएक्शन उसको मिला, तो उसको वो कैसे इंफॉर्मेशन आगे तक पहुंचाएगा, है। इसके लिए ये बताए हैं कि एक वेब पोर्टल होता है जो आयुष सुरक्षा .com नाम से है, एक वेब पोर्टल। उसमें से एक ई फॉर्मेट होता है ना। ऑनलाइन में ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्टर करके ई फॉर्मेट होता है। ई फॉर्मेट में वहाँ जो जिस तरह का फॉर्मेट है उसका, उसी फॉर्मेट में वो सारे डिटेल्स भरना है। ठीक है, शेड्यूल जेड होता है ना। इन फार्माकोलॉजी में ये क्या करता है, ये जितना भी proposed to make clinical trial mandatory for all the patent and proprietary medicine, so as में ये शेड्यूल जेड क्या बताता है कि ये जितने भी क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है, जो मेडिसिन के लिए जो क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है, जो सपोज एक मेडिसिन हम एक ह्यूमन ट्रायल कर रहे हैं, उससे पहले ये शेड्यूल जेड बता रहा है कि ह्यूमन ट्रायल करने के पहले आपको एक एनिमल ट्रायल करना कंपलसरी है ना। वो बताता है ये कि एक क्लिनिकल ट्रायल मीन्स एक मैंडेटरी है, एक पायलट स्टडी बोलते हैं जिसको, मीन्स एक छोटा स्मॉल सैंपल साइज लेकर एक पायलट स्टडी कराना जरूरी है, ये कंपलसरी है ना। डायरेक्ट ऐसे करके 100-200 पेशेंट के ऊपर एक डायरेक्ट स्टार्टिंग से एक मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, है ना। एक पायलट स्टडी करना पड़ेगा, एक क्लिनिकल ट्रायल, छोटा क्लिनिकल ट्रायल करना पड़ेगा ताकि पता चले कि उसका साइड इफेक्ट क्या है ना। डायरेक्टली ऐसे करके नहीं दे सकते हैं। ये क्या कौन बताता है, शेड्यूल जेड बताते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, सुनो ना, कि क्लिनिकल ट्रायल इज मैंडेटरी इज अंडर द व्हिच शेड्यूल, है ना। शेड्यूल जेड बताते हैं ये। फिर आयु 64, आयु 64 मैंने जो कोविड टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था। आयु 64 यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आयु 64 में मेनली कोविड-19 में यूज हुए थे। पहले आयु 64 को मलेरिया में यूज किया गया था। ठीक है, कुछ मेडिसिन मैं बताता हूँ, वो आपको सारे लिखना होगा कि कौन से डिजीज में कौन से मेडिसिन हम दे रहे हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लेना, उसमें से आप नोट करके आपको लिखना होगा। ठीक है, आयु 64 पहले तो मलेरिया के लिए था, लेकिन कोविड-19 में इसको बहुत यूज किया गया है। आयु 64 में पहले इसका देख लेते हैं कि इसका कितना, 2 टैबलेट दिया जाता था 500 mg का, है ना। 14 दिन के लिए दिया जाता था गर्म पानी के साथ। आयु 64 में इंग्रेडिएंट क्या है, इंग्रेडिएंट में ये सारे हैं कि एक तो सप्तपर्ण है, सप्तपर्ण का बार्क जो है, और कुटकी, कुटकी का एक्वस एक्सट्रैक्ट 100 mg। बस क्या क्या इंग्रेडिएंट याद रखो, और सरसिया चिरैता, है ना, और कुबेराक्षी, है ना। ये सारे, ये 3-4 चीजें हैं, सप्तपन, कुटकी, चिरैता एंड कुबेराक्षी, ये 4 चीजें हैं, है ना। आयु 64 4 चीजें हैं, सप्तपर्ण, चिरैता, है ना, व किरातिक,
सर्से चिरेता, यकिरातिक और कोबेरैक्शिल एंड कुटकी, ये 4 चीजें याद रखना। आयु 64 के अलावा कुछ मेडिसिन, जैसे पहला है आयु C1 ऑयल। ठीक है, आयु C1 ऑयल जो है इसको लिख लो, आयु C1 ऑयल, इसके यूज होते हैं फॉर वुंड हीलिंग। ओके, आयु C1 ऑयल यूज होते हैं वुंड हीलिंग के लिए। ओके, वुंड हीलिंग के लिए C1। ठीक है, जैसे विटामिन सी होते हैं, विटामिन सी क्या काम करता है? वुंड हीलिंग के लिए। इस तरह का हमारा क्या है, हमारा तो विटामिन सी नहीं होगा, हमारा आयु C1 है। ठीक है, आयु C1 ऑयल यूज होते हैं वुंड हीलिंग के लिए। आयुष ए, आयुष ए फॉर क्या है? अस्थमा। आयुष ए पर किसके लिए दिया जाता है? अस्थमा के लिए, ए फॉर अस्थमा। ठीक है, बहुत सिंपल है, याद रखने के लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। आयुष K1, आयुष K1। ठीक है, आयुष K1 जो है, लिखने की कुछ दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। यस, इसका जो के जो पीडीएफ है मैंने प्रोवाइड कर दिया है, वो अपने वो पोर्टल में वो अपलोड कर देंगे, ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं आयुष K1 जो है वो के फॉर किडनी के लिए है। ठीक है, आयुष K1 किडनी के लिए बताए हैं ये। आयुष SL क्या है? स्लीपथ। SL फॉर क्या है? स्लीपथ। आयुष SL मीन्स स्लीपथ, मीन्स ये फाइलेरियासिस के लिए दिया जाता है, आयुष SL। ठीक है, एक बार पढ़ लोगे तो इसको याद रह जाएगा, लेकिन एक बार पढ़ना होगा, याद रखना होगा, एक बार तो देखना पड़ेगा ना, पूरा नया होगा तो नहीं लगा पाओगे, है ना। फिर आयुष D फॉर डायबिटीज, है ना, फॉर डायबिटीज टाइप 2। ओके, आयुष डी क्वेश्चन आएगा, कौन से डिजीज में पूछा जाएगा। ऑप्शन में वो डिप्थेरिया वगैरह होगा, डायबिटीज होगा, है ना, बहुत कुछ होगा, लेकिन आयुष डी जो है वो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आयुष M3 क्या है? माइग्रेन के लिए एंड प्री हाइपरटेंशन के लिए। M3, M फॉर माइग्रेन, आयुष M3, M फॉर माइग्रेन एंड प्री हाइपरटेंशन के लिए, है ना। जो हाइपरटेंशन है उससे प्री हाइपरटेंशन मीन्स जो 130 140, है ना, और 150, उसका वो का रेंज होता है, वो रेंज के अंडर में होगा तो आयुष M3 हम दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि प्री हाइपरटेंशन के लिए क्या मेडिसिन आयुष में दे सकते हैं, है ना। प्री हाइपरटेंशन के लिए आयुष M3। आयुष PJ7, आयुष PJ7 ये किसके लिए दिया जाता है? डेंगू फीवर के लिए। ठीक है, डेंगू फीवर के लिए आयुष PJ। ठीक है, आयुष PJ। फिर आते हैं कार्क्टोल-S, है ना। क्वेश्चन आएगा कैंसर के लिए कौन सा आयुष मेडिसिन दिया जाता है? वो है कार्क्टोल-S। ठीक है, कार्क्टोल-S, CARCTOL-S, कार्क्टोल-S कैंसर के लिए मेडिसिन है। और एक मेडिसिन है आयुष आयुष QOL2C, QOL2C, है ना, मैसेज करते हैं इसको आयुष QOL2C। इसका ये यूज होते हैं इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ कैंसर पेशेंट। क्वेश्चन आएगा क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ कैंसर पेशेंट के यूज करने के लिए कौन सा मेडिसिन है? आयुष QOL। QOL मीन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, Q फॉर क्वालिटी, O फॉर ऑफ, L फॉर लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, 2C, C फॉर कैंसर। ठीक है ना, जिस तरह का कार्क्टोल मीन्स कार्सिनोमा, कार्सिनोमा से कार्क्टोल वर्ड आया है, तो कार्क्टोल-S मीन्स वो कैंसर के लिए है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए आयुष QOL2C।
ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ कैंसर पेशेंट। ठीक है, फिर आयुष रसायन ए बी आता है जो जेनेटिक हेल्थ के लिए, आयुष रसायन ए एंड बी, आयुष रसायन ए एंड बी। ठीक है, फिर आयुष मानस, आयुष मानस नाम से पता चलता है, आयुष मानस मीन्स ये मेंटल रिटार्डेशन और कॉग्निटिव डेफिशिएंट के लिए ये दिया जाता है, मेंटल रिटार्डेशन के लिए आयुष मानस। ठीक है, आयुष 82, आयुष 82 किसके लिए है, एंटी डायबिटिक है। ठीक है, आयुष मानस और मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, आयुष मानस, मानस से मेंटल रिटार्डेशन है। आयुष पीजे लिख दिए, आयुष पीजे 7 डेंगू फीवर के लिए, आयुष पीजे 7 जितना लिखोगे वो इतना ज्यादा जल्दी याद रह जाएगा। आयुष पीजे 7 क्या है, डेंगू फीवर के लिए पीजे 7। आयुष M3 बता दिया माइग्रेन के लिए, आयुष डी बता दिया डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2, आयुष SL फाइलेरिया, आयुष K1 मीन्स किडनी डिजीज के लिए, क्रॉनिक किडनी डिजीज के लिए, आयुष ए जो है ब्रोंकियल अस्थमा के लिए। आयुष रसायन जो है वो, आयुष रसायन ए आता है, आयुष रसायन बी आता है ना, वो जेरिएट्रिक हेल्थ के लिए ना, रसायन जेरिएट्रिक हेल्थ के लिए आयुष रसायन ए एंड बी। ठीक है, आयुष 82, आयुष 82 किसके लिए है, एंटी डायबिटिक होते हैं, जैसे आयुष डी हमने टाइप 2 डायबिटीज के लिए, इस तरह का आयुष 82 जो है, 82 जो है वो एंटी डायबिटिक के लिए। देखो 8 लिखोगे, यहाँ पे मेरा ड्रॉ करने के लिए 8 लिखोगे तो किडनी, किडनी के हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा, किडनी, एक किडनी का जो शेप होता है ना, उसको बीच में एक लाइन खींच देंगे तो वो 8 के जैसा दिखेगा, है ना, 8 के जैसे दिखेगा, है ना। किडनी क्या होता है डायबिटीज में, एक कॉम्प्लिकेशन में किडनी का वो दिक्कत होता है ना, किडनी फेलियर वगैरह, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है मीन्स डायबिटीज रिलेटेड है वो। तो आयुष 82 मीन्स 8 जो है वो किडनी को बीच में एक लाइन खींचेंगे तो 8 बन जाएगा, है ना। तो किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम डायबिटीज में ज़्यादा होते हैं, और 2 किडनी होते हैं हमारा, तो 8 जो है वो हो गया शेप से, और 82 जो है, 2 जो है वो 2 किडनी को दर्शाता है। तो इस तरह याद रखने के लिए इजी होगा। आयुष 82 नंबर है ना, वो चीज़ें याद रखने के लिए डिफिकल्ट होता है। तो 82, 8 फॉर किडनी से, है ना, और 2 फॉर 2 किडनी, एंटी डायबिटिक ये होते हैं। आयुष 82 को रीब्रांडेड किया गया है ना, उसको नाम रीब्रांडेड किया गया है आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से, इसको रीब्रांडेड किया गया है IME9। अब क्या नाम से आ रहा है, IME9, ये चीजें आएगा IME9। ठीक है, IME9 नाम से ये आते हैं। ठीक है, फिर आयुष SG एक आते हैं, आयुष SG। ठीक है, आयुष SG क्या है, रिमाटोइड आर्थराइटिस के लिए। ठीक है, SG और रिमाटोइड आर्थराइटिस के लिए आयुष SG। ठीक है, फिर आयुष GMH, आयुष GMH क्या है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के लिए। ठीक है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के लिए GMH याद रखना, आयुष GMH किसके लिए है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के लिए। ओके, याद रहेगा, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के लिए GMH। रहते हैं आयुष MTK, आयुष सॉरी आयुष PTK, आयुष PTK। ठीक है, आयुष PTK। P फॉर क्या है, प्रोटेक्टिव, है ना, आयुष P फॉर प्रोटेक्टिव। it is a hepatoprotective, hepatoprotective
एडजुवेंट टू ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस का जो एंटीबायोटिक है, उनके बहुत सारे एंटीबायोटिक में हेपाटाइटिस होना एक साइड इफेक्ट है बहुत सारा, है ना। तो उस साइड इफेक्ट पेशेंट में जो हेपाटोप्रोटेक्टिव जो जिसको चाहिए, वो चीज वो उस कंडीशन में आयुष पीटीके लिख सकते हैं। आयुष पीटीके, पीटीके मीन पी फॉर प्रोटेक्टिव, है ना, प्रोटेक्टिव एडजुवेंट टू ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट। हाँ, IME9 मीन्स ये रीब्रांडेड किया गया है आयुष 82 को। आयुष 82 को उसको नया नाम दिया गया है ना। आयुष 82 का, है ना, न्यू नेम, न्यू ब्रांडेड किया गया है ना, ठीक, रीब्रांडेड नेम फॉर आयुष 82। ठीक है। GMH मैंने बता दिया, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, GMH, GMH, है ना, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। आयुष पीटीके, पीटीके क्या है, एज ए हेपाटोप्रोटेक्टिव, एज ए एडजुवेंट, एज ए एडजुवेंट टू एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट। एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट का ये एडजुवेंट है। ओके। और BGR32 सुना होगा इसका नाम, BGR32। ये क्या है, ये एक एंटी डायबिटिक ड्रग है, मानते हैं। ये क्या करता है, ब्लड शुगर रेगुलेटर काम करता है। BGR, B फॉर ब्लड, G फॉर ग्लूकोज, R फॉर रेगुलेटर, BGR। ठीक है, BGR 34, BGR 34। तो B फॉर ब्लड ग्लूकोज रेगुलेटर, BGR 32, ये क्या करता है, CSIR मानते हैं। मैंने बता दिया CSIR फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो CSIR क्लेम करता है कि BGR 34 जो वो इज द फर्स्ट आयुर्वेदिक एंटी डायबिटिक ड्रग है ना। वो क्वेश्चन आ सकते हैं कि फर्स्ट आयुर्वेदिक एंटी डायबिटिक ड्रग व्हिच इज क्लेम बाय CSIR इज BGR 34, है ना, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेटर 34। ये पील होते हैं, टेबलेट होते हैं, जो टाइप 2 डायबिटीज के लिए दिया जा सकता है, BGR 34। तो डायबिटीज के लिए क्या क्या हो गया, एक तो आयुष डी, है ना, और एक आयुष 82 जो रीब्रांडेड हुआ है IME9 के लिए, है ना। क्वेश्चन आ सकते हैं IME9 क्या है ना, कैंसर डिजीज के लिए दिया जाता है, वो सभी क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन जरूर एक आएगा। ठीक है। GCP का फुल फॉर्म पूछा जाता है, GCP, GCP का फुल फॉर्म क्या है, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। ठीक है, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। ठीक है, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या है, मीन मीन हम जैसे एक डॉक्टर हो गया, एक रिसर्चर हो गया आयुर्वेद में, वो कैसे अपना प्रैक्टिस कैसे ठीक से सही से करेगा, जो एथिकली हो, जो स्टैंडर्ड हो, इस तरह का कैसे प्रैक्टिस करेगा, उसका एक गाइडलाइन होता है। गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस का गाइडलाइन होता है ना। इसके बहुत सारा नियम होते हैं। तो उस नियम के अंडर में एक रिसर्चर रिसर्च करेगा, एक प्रैक्टिशनर अपना प्रैक्टिस करेगा। तो वो सारे चीजें होते हैं गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, वो रूल रेगुलेशन GCP, है ना। बहुत कंफ्यूज करके वो क्वेश्चन आ जाते हैं कि GCP का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स क्लिनिकल प्रैक्टिस, बहुत सारे तरह कंफ्यूज करके वो क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना, बीजे ये जितना भी मेडिसिन बताया वो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और बाकी आयुष 64, ठीक है, आयुष 64 जो COVID-19 में दिया जाता है बहुत। और एक डाल्जबोन, एक मेडिसिन होता है डाल्जबोन, ये भी आयुष के द्वारा ये है, डाल्जबोन। ये मेडिसिन का नाम, ये क्या करता है, ये कैसे बनाते हैं, मेडिसिन मेड ऑफ सीसम लीफ जो है, डाल्जबोन कैसे ये क्या करता है, फ्रैक्चर के लिए ये है डाल्जबोन, है ना, डाल्जबोन फ्रैक्चर के लिए। इसको कैसे बनाते हैं ये मेडिसिन, सीसम प्लांट के जो लीफ, है ना, सीसम के लीफ पत्ते से डाल्जबोन मेडिसिन बनाते हैं। वो ये क्या, ये फ्रैक्चर के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, सीसम प्लांट के लीफ से डाल्जबोन
बना है और वो फ्रैक्चर हीलिंग के लिए वो बेस्ट रहते हैं, है ना, अच्छे होते हैं फ्रैक्चर हीलिंग के लिए। ठीक है, आयुष 60 पर का इंग्रेडिएंट पता है, वो क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आते हैं हम एक ऑर्फन ड्रग क्या है। ऑर्फन ड्रग क्या है? ऑर्फन क्या अनाथ है? नहीं। ऑर्फन ड्रग क्या है? जो जितने भी फार्मास्यूटिकल होते हैं, है ना, सारे फार्मेसी जो है वो इसको नहीं बना पाएंगे। ऑर्फन ड्रग इसको बोला जाता है जो सारे फार्मास्यूटिकल नहीं बना पाएंगे। एक दो फार्मेसी होते हैं वो ही बनाते हैं, है ना। वो कुछ रेयर मेडिसिन होते हैं जो सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं बना पाते हैं, है ना, लिमिटेड कंपनी ही बनाते हैं। तो उसको बोला जाता है ऑर्फन ड्रग। इट इज ए फार्मास्यूटिकल एजेंट डेवलप टू ट्रीट मेडिकल कंडीशन व्हिच इज सो रेयर, है ना। मीन्स वो ट्रीटमेंट में लगाते हैं। ऐसे कुछ बहुत सारे मेडिसिन है, जैसे वो डचिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वगैरह, एलोपैथ में ऐसे करके वो होता है, एक दो इंजेक्शन है जो बहुत रेयरली मिलता है और बहुत कॉस्टली भी है ना। उस तरह का ड्रग को जो रेयरली मिलता है और जो सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं बना पाते हैं, उसको हम ऑर्फन ड्रग बोलते हैं, है ना। ये AIPGT 2021 में ये क्वेश्चन आया था, ऑर्फन ड्रग क्या है ना। एक लाइन देकर पूछा था कि ऑर्फन ड्रग कौन से लाइन को सेटिस्फाई करता है, इस तरह का क्वेश्चन आया था। ठीक, इट इज कॉल्ड ऑर्फन ड्रग बिकॉज ड्यू टू इट्स लिमिटेड मार्केट, है ना, अनलाइकली टू बी अडॉप्टेड बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनी। सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको नहीं बनाते हैं, है ना। फर्स्ट फर्स्ट ऑर्फन ड्रग अप्रूव हुआ था जो हेमाटिन। हेमाटिन नाम से एक ऑर्फन ड्रग फर्स्ट जो है वो बनाए थे। वो किसमें दिया जाता है? एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया, इस डिजीज में ये हेमाटिन जो है मेडिसिन हम बनाए थे फर्स्ट ऑर्फन ड्रग हेमाटिन, है ना, क्वेश्चन आ सकते हैं। जो एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया में दिया जाता है। ठीक है, फार्माकोविजिलेंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बहुत सारा। ये क्या करता है? साइंस रिलेटेड टू कलेक्शन, डिटेक्शन, असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट। मेनली ये सारे लाइन देकर पूछता है। असर्शन रीजनिंग वाला जो क्वेश्चन होते हैं, या व्हिच ऑफ द लाइंस इज करेक्ट ऐसे करके, व्हिच ऑफ द लाइन इनकरेक्ट, इस तरह क्वेश्चन बहुत सारा आते हैं। तो हमको समझना है कि सारे लाइन को समझना है कि ये फार्माकोविजिलेंस किस तरह का काम करता है। ये क्या करता है? ये कलेक्शन करता है, डिटेक्शन, असेसमेंट करता है ना, मॉनिटरिंग करता है, प्रिवेंशन करता है, किसका? एडवर्स इफेक्ट का। ये एपिसोड 2018 में ये क्वेश्चन हुआ था। एंड क्या हम ये आया मैंने बताया था कि आया जो है वो उसका मॉनिटरिंग कर रहा है फार्माकोविजिलेंस का। 8 उसका रीजनल सेंटर होते हैं, वो 30 जो है पेरिफेरल सेंटर होते हैं। ठीक है, कुछ पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट है इंडिया का, है ना, बहुत सारा है, लेकिन जो 10 जो यहाँ मैंने मेंशन किया है उतना ही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहले उतना याद रखना होगा, है ना। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से ही आएगा, है ना। बाकी बहुत सारे छोटे मोटे इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? दिल्ली में है ना, नाको। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज कहाँ है? हमारा नई दिल्ली में है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस ना, मेंटल हेल्थ का नीम्स बोला जाता है। ये जो बेंगलोर में जो है उसको नीम्स बोला जाता है, NIMSS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस जो है वो मेनली ये न्यूरोलॉजी के ऊपर उनको बहुत सारा वहाँ पर डेवलप है, वो सारे हॉस्पिटल में वो काम होते हैं। नीम्स बोला जाता है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जो बेंगलोर में है, बहुत अच्छा है आपका ये है हॉस्पिटल है। फिर नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट जो है बेंगलोर में है, ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट बेंगलोर में है। टीबी और मेंटल हेल्थ ये दोनों बेंगलोर में है। ठीक है, फिर क्या है? नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैंने बताया था कि सिद्ध का जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो भी चेन्नई में है। और ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च इंस्टीट्यूट
मीन्स ट्यूबरकुलोसिस का रिसर्च जो है सिद्ध करना है, ऐसे करके याद रखिए। ट्यूबरकुलोसिस का रिसर्च जो है वो सिद्ध करना है, वो कहाँ है, चेन्नई में। क्योंकि चेन चला गया था पेशेंट का, तो इसलिए रिसर्च का जरूरी पड़ गया। तो सिद्ध का रिसर्च जो है वो जरूरी है, वो कहाँ करना होगा, क्योंकि चेन चला गया है, चेन से चेन्नई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, देखो न्यूट्रिशन से क्या है, कहाँ है ये, हैदराबाद में। न्यूट्रिशन से ऐसे याद रख लो, हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन हाइड्रेशन, हाइड्रेशन से हैदराबाद। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ है, हैदराबाद है। ठीक? फिर आते हैं नेशनल लेप्रोसी ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, चेंगलपट्टू है ना, चेंगलपट्टू में है नेशनल लेप्रोसी ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेंगलपट्टू में है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ, है ना, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन सारे जैसे जो गरीब आदमी है वो काम करने के लिए कहाँ जाते हैं, सूरत, गुजरात जाते हैं, है ना। अहमदाबाद भी गुजरात में ही है, तो अहमदाबाद, है ना। ऑक्यूपेशन हेल्थ वहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ, क्योंकि वहाँ बहुत इंडस्ट्री होते हैं, तो वहाँ का ऑक्यूपेशनल हेल्थ जो है वो खराब होता है, उसके लिए एक इंस्टीट्यूट बनाना पड़ा, जो उसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ बोला जाता है, अहमदाबाद में। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, है ना, वायरस का नेशनल इंस्टीट्यूट पुणे में है ना, इंस्टीट्यूट है। बहुत वायरोलॉजी के ये क्वेश्चन आते हैं बहुत, पुणे में है ये। फिर CDRI, नेशनल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में है। CDRI नेशनल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। और PCIMH कहाँ है, गाजियाबाद में, है ना, लखनऊ में, गाजियाबाद वो भी यूपी में। और यहाँ पर भी फार्माकोपिया कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन, PCIM&H जो है वो भी गाजियाबाद में और यूपी में, और ये भी लखनऊ में, ये भी यूपी में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, मीन्स ड्रग रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट एक जगह पर याद रख लो, यूपी का। ठीक है, अब याद रहेगा मुझे हिसाब से कि मेंटल हेल्थ नीम्स, ट्यूबरकुलर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ट्यूबरकुलर जो है वो बेंगलोर में, है ना, टीबी और मेंटल हेल्थ दोनों बेंगलोर में। सिद्ध का जो है नेशनल इंस्टीट्यूट चेन्नई में है, और रिसर्च इंस्टीट्यूट भी ट्यूबरकुलोसिस का वो भी चेन्नई में है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस से चेन चला गया था पेशेंट का, तो इसलिए रिसर्च का जरूरत पड़ गया, रिसर्च को सिद्ध करना होगा। ठीक है, ऐसे करके दोनों चीजों को याद रख लेना। नेशनल इंस्टीट्यूट न्यूट्रिशन हाइड्रेशन याद रह जाएगा। लेप्रोसी ट्रेनिंग के लिए कहाँ है, चंगलपट्टू। ठीक है, लेप्रोसी के लिए चंगलपट्टू, है ना, चंगा हो जाएगा पेशेंट, है ना, लेप्रोसी के यहाँ ट्रेनिंग और रिसर्च होगा तो पेशेंट चंगा हो जाएगा, मीन्स पेशेंट ठीक हो जाएगा, चंगलपट्टू। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशन हेल्थ कहाँ काम करने जाते हैं, गुजरात, गुजरात अहमदाबाद में। वायरोलॉजी पुणे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। ठीक है। नेशनल आयुष मिशन, है ना, ये पूछता है कि कब लॉन्च हुआ था। लॉन्च हुआ था 15 सितंबर 2014 में लॉन्च हुआ था नेशनल आयुष मिशन। ठीक है, ये नेशनल आयुष मिशन में मैंने बताया था कि जैसे उसका वो आयुष डिस्पेंसरी वगैरह में 12,500 आयुष डिस्पेंसरी को वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ट्रांसफर कर रहे हैं। और क्या क्या ऑब्जेक्टिव में उनके हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ, ये क्या है, 12th प्लान जो है ना, आयुष मिशन का जो 12th प्लान है, क्या क्या है वो, टू प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव, जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव आयुष सर्विस। तो आयुष सर्विस वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, to strengthen the educational system, है ना, और to facilitate the enforcement of quality control of आयुर्वेद, सिद्ध एंड यूनानी होम्योपैथी। ठीक है, मीन जो क्वालिटी है, जो आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी चिकित्सा का जो क्वालिटी है, उसको एक एनफोर्समेंट मीन एक स्टैंड, उसके ऊपर दबाव डाल रहा है ना, वो क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए इसके ऊपर। तो तीन चीजें हैं ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन आ सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तीन चीजें क्या क्या है, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव आई सर्विस, सेकंड ये क्या करता है, स्ट्रेंथ एजुकेशन सिस्टम, है ना, थर्ड ये जो है एनफोर्समेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तीन चीजों ये करता है नेशनल आयुष मिशन का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये चीजें क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखना अच्छे से। ऑब्जेक्टिव तीन चीजें याद रखना, कौन सा नहीं है करके वो दे देते हैं क्वेश्चन। फिर आते हैं
इंटरनेशनल योगा डे, योगा के ऊपर आएंगे। योगा, इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? मैंने बताया था, सारे डे का याद करा दिया था कोड के साथ। इंटरनेशनल योगा डे जो है क्यों जून 21 को क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट डे होता है, इसलिए इसको जून 21 को इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। फर्स्ट जो है फर्स्ट योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाए थे? हाँ, 2015 में जो बनाए थे। ये है फर्स्ट योगा डे सेलिब्रेटेड जून 21 2015 में यहाँ है। ठीक है, फिर इसका थीम क्या है वो क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट योगा डे का थीम क्या है? योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। ठीक है, यहाँ है योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। ठीक है, फर्स्ट जो है वो फर्स्ट नेशनल योगा डे का थीम। ठीक है, योगा डे का थीम क्वेश्चन आ सकते हैं कि हर साल क्या क्या थीम होते हैं, है ना। इस साल भी क्या थीम होगा वो भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ये लार्जेस्ट जो है वो डे होते हैं, इसलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज यूनाइटेड नेशन एड्रेस 2014 हैज सजेस्टेड द डेट ऑफ जून के इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसलिए इसको माना जाता है ना। इसको ये WHO के द्वारा पास हुआ है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये पास होता है, इसलिए इसको इंटरनेशनल बोला जाता है ना, कि पूरा वर्ल्ड इसको सेलिब्रेट करेगा, है ना। इधर डे ऑफ योगा। फर्स्ट योगा डे वाच कब हुआ था? 2015 में। जो थीम क्या था? हार्मोनी एंड पीस बताया था। ये सिंबल होता है इंटरनेशनल योगा डे का, ये जो सिंबल होता है, सिंबल देकर भी क्वेश्चन आ सकता है ना। सिंबल देकर, ये सिंबल देकर पूछे कौन सा सिंबल सही है कौन सा गलत है, इस तरह का देगा, दे सकता है। ये जो सिंबल है उसका, ये जो सारे लीफ होते हैं, देखो, एक तो ये ग्रीन लीफ होता है ना, ब्राउन कलर का ये लीफ है, और ये ब्लू, ब्लू कलर का बीच में कोई जैसे हाथ उठाकर ऐसे बैठे हैं, इस तरह का है ब्लू लीफ। ये है ब्लू लीफ। ठीक है, आपको वो कर्सर दिख रहा है, ये है ब्लू लीफ, ये है ग्रीन, ब्राउन, ये सारे लीफ होते हैं उसमें। तो ये क्या सिंबलाइज करता है? जैसे ग्रीन लीफ, ग्रीन लीफ सजेस्ट ये करता है कि ये नेचर को सिंबलाइज करता है। ठीक है, नेचर को सिंबलाइज करता है, इसलिए ग्रीन लीफ। ठीक है, फिर ब्राउन लीफ क्या करता है? अर्थ एलिमेंट को, ब्राउन लीफ जो है वो अर्थ एलिमेंट को जो है, पृथ्वी एलिमेंट को वो सिंबलाइज करता है। ग्रीन लीफ नेचर को, जो ब्राउन लीफ जो है वो अर्थ एलिमेंट को, पृथ्वी एलिमेंट को सिंबलाइज करता है। और ब्लू लीफ ये जो है ये जल को मीन्स वाटर को ये सिंबलाइज करता है, जल को ये सिंबलाइज करता है। जो बीच में जो है वो जो बैठे हैं कोई, है ना, जो हाथ ऊपर करके यहाँ तक, ये जो है वो जल को सिंबलाइज करते हैं। और ब्राउन लीफ पृथ्वी एलिमेंट को, और ग्रीन लीफ जो है नेचर को सिंबलाइज करते हैं। और जो ये हाथ ऊपर करके जो यूनियन हुआ है ना, प्रणाम के पोज में जो है, जो हाथ दोनों को मिलाए हैं, ये क्या सिंबल करता है? जो यूनाइट हुआ है दोनों हाथ, ये सिंबलाइज करता है कि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस टू यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। जो हाथ मिला गया है ऊपर, है ना, प्रणाम के पोज में, यहाँ जो है वो क्या साइनिफाई करता है कि ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को, यूनियन ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस टू यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, मीन्स आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाना है, इस तरह का है। ठीक है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस टू यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो ये सिंबल क्वेश्चन आ सकते हैं। जो फर्स्ट जो है योगा डे का थीम है योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस। ओके, फिर सेकंड इंटरनेशनल योगा डे, उसका थीम क्या था? कनेक्ट द यूथ, है ना। याद या लिख लो, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। सेकंड योगा डे का क्या है, थर्ड योगा डे का क्या थीम था? थीम क्वेश्चन आ सकते हैं। कनेक्ट द यूथ, मैंने बताया था कि 10 से 12 क्वेश्चन आयुष, यहाँ आयुष जी के से आएगा, तो 10 से 12 से कम नहीं है, बहुत है ना। जैसे तुम पूरा चिकित्सा स्थान पढ़ रहे हो चरक का, तो वहां से कितना क्वेश्चन आएगा? मैक्सिमम वही 10 से 12, तो उतना टाइम तुम यहाँ पर भी दो।
आप थोड़ा लिख दीजिए, उसको मैं बताता हूँ। एक लिख दीजिए, मैं बताता हूँ, ठीक है ना। नोट कर लेना इस चीज़ों को कि सेकेंड इंटरनेशनल योगा डे जो है उसका थीम 2016 में, सेकेंड इंटरनेशनल योगा डे कनेक्ट द यूथ, ठीक है, कनेक्ट द यूथ। सेकेंड इंटरनेशनल योगा डे कनेक्ट द यूथ। थर्ड इंटरनेशनल योगा डे 2017 में योगा फॉर हेल्थ, ठीक है। इसका पूरा वो पीडीएफ में पूरा इसका साथ भेज दूंगा। अभी अभी के लिए आप लिख दो कि योगा फॉर हेल्थ 17 में, थर्ड इंटरनेशनल योगा डे 2017 में योगा फॉर हेल्थ। ओके, योगा फॉर हेल्थ 2017 में ये है, योगा फॉर हेल्थ। ऐसे करके याद रख सकते हो कि सच में, ऐसे बोलते हैं ना, कोई सच में योगा से हेल्थ ठीक हो जाता है, ऐसे करके कोई क्वेश्चन करता है, सच में से, सच से 70 याद रख लो, 70, 2070 में क्या था, योगा फॉर हेल्थ। ऐसा करके बोलते हैं ना कि सच में योगा से क्या हेल्थ ठीक हो जाता है, बोलते हैं ना। तो वो सच में जो है वो उससे बदले में 70 याद रख लो। 2070 में जो था, 2017 में जो था, 2017 में जो था योगा फॉर हेल्थ के लिए यह था, ठीक है। 2018 में फोर्थ इंटरनेशनल योगा डे 2018 में योगा फॉर पीस, ठीक है, योगा फॉर पीस। क्योंकि जब 18 साल हो जाते हैं हम, तब हमको जो शांति मिल जाता है। हाँ, नहीं शांति नहीं मिलता, ऐसा करके याद रखो कि शांति नहीं होता है, क्योंकि जो कैरियर का टेंशन होता है, बहुत सारा टेंशन बढ़ जाता है जब 18 साल हो जाएगा, है ना। तो तब शांति नहीं होता है। तो इसीलिए 2018 में योगा फॉर पीस, है ना, शांति के लिए योगा करना है। योगा फॉर पीस कौन सा साल का, 2018 का। हिसाब हिसाब कर देना, 2015 से स्टार्ट हुआ है तो कितने नंबर इंटरनेशनल योगा डे वो हिसाब कर लेना। योगा फॉर पीस 2018 में 18 साल हो जाएगा तो पीस नहीं रहता है, तो योगा करना पड़ेगा। 2019 में फिफ्थ इंटरनेशनल योगा डे योगा फॉर हार्ट, ठीक है। जब ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगा व्यक्ति तो उसका हार्ट डिजीज हो जाएगा, है ना। स्ट्रेस बढ़ गया 2018 में, हार्ट डिजीज होने लग जाएगा, स्टार्ट होने लग जाएगा 2019 से, ठीक है। योगा फॉर हार्ट 2019 19 में। 2020 में क्या है, योगा एट होम, योगा विथ फैमिली। 2020 में, क्योंकि उस टाइम में कोविड आ गया था, तो योगा एट होम, योगा विथ फैमिली, ठीक है। लिख देता हूँ, योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली, ओके। ठीक है, ये है 2020 में, क्योंकि कोविड चल रहा था तो घर पर रहकर ही योगा करना है फैमिली के साथ। फिर 2021 में क्या आया कि जब जो जो मेंटल जो सिचुएशन हुआ था कोविड के टाइम में, उसको ठीक करने के लिए 2021 में आया योगा फॉर वेलनेस, है ना। योगा फॉर वेलनेस क्वेश्चन आ सकता है, योगा फॉर वेलनेस कौन सा साल का थीम था। योगा फॉर वेलनेस ब्रैकेट में लिखना, फॉर फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस। योगा फॉर वेलनेस का मीनिंग क्या है, फॉर फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस। ओके, और फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस, मेंटल जो सिचुएशन हुआ था कोविड के टाइम में, तो उसको निकलने के लिए 2021 में क्या किया गया, योगा फॉर मेंटल फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस के लिए वो योगा करने किया था, ठीक है। 8th इंटरनेशनल योगा डे 2020 में क्या हुआ, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। 2020 में क्या हुआ,
योगा फॉर ह्यूमैनिटी के लिए। ओके, 2023 में क्या हुआ कि योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। पिछले साल क्या हुआ था, वसुधैव कुटुंबकम थीम था, सबको याद होगा। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली, वन अर्थ वन फैमिली, वसुधैवम कुटुंबकम थीम था। अब ये क्वेश्चन आ सकते हैं, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। 2024 का जो थीम है वो है योगा फॉर वोमेन, वन फ्यूचर, योगा फॉर वोमेन, ठीक है, एम्पावरमेंट, योगा फॉर वोमेन एम्पावरमेंट। योगा फॉर वोमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, योगा फॉर वोमेन एम्पावरमेंट। ये थीम जो है 2024 का जो इस साल होगा, है ना, बहुत पास नहीं है, जून 2021 में, ये जून आ जाएगा, जून में 2021 में। तो उसका थीम क्या है, योगा फॉर वोमेन एम्पावरमेंट जो है इसका थीम है 2024 का, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट पता है योगा का, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। और एक क्वेश्चन आता है कि गार्डियन रिंग, गार्डियन रिंग कब हुआ था। गार्डियन रिंग जो है वो 2022 में, है ना, 22 में जो सेलिब्रेट किया गया था। तो गार्डियन रिंग उसी इंटरनेशनल योगा डे 2022 में, 8th इंटरनेशनल योगा डे में ही गार्डियन रिंग का सेलिब्रेशन हुआ था, ठीक है। वो क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम वो अष्टांग योग और सॉरी ये सूर्य नमस्कार का पोज वगैरह, उसके लिए भी एक सेशन हम रखेंगे एक दिन किसी क्लास में, इसके लिए रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि योगा डे के बाद हमारे नमस्ते पट्टाल, ठीक है, नमस्ते पट्टाल क्वेश्चन आते हैं। नमस्ते पट्टाल क्या है कि नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी, ठीक है। नमस्ते पट्टाल क्या है, नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी, ठीक है, नमस्ते पोर्टल। इसमें क्या होता है कि ये पोर्टल क्या करता है, ये कब लॉन्च हुआ था, क्वेश्चन आएगा कि 2017 में सेकेंड आयुर्वेद डे जो सेलिब्रेट हुआ था तब इसका लॉन्च हुआ था, नमस्ते पोर्टल का। ये क्या करता है, ये टर्मिनोलॉजी मॉर्बिडिटी कोड पैदा करता है। जितने जितने सारे हमारे डिजीज है, जितने सारे हमारा मेडिसिन है, सारे डिजीज के जो मॉर्बिडिटी कोड होते हैं, जैसे आईसीडी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, सारे जैसे मॉडर्न के होते हैं, जैसे आसाइटिस हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, उसके सारे आईसीडी नंबर होते हैं उनके। लेकिन हमारे आयुर्वेद में ये सारे आईसीडी कोड वगैरह नहीं था, है ना, हमारे डिजीज के लिए से कुछ स्टैंडर्ड ये नहीं था। लेकिन इसमें क्या हुआ, नमस्ते पटेल क्या किया, ये सारे हमारा आयुर्वेदिक ड्रग को भी, आयुर्वेदिक डिजीज को भी वो एक आईसीडी पोर्टल में, जैसे WHO द्वारा अप्रूव हुआ था उसी तरह का आईसीडी पोर्टल में सारे उसका टर्मिनोलॉजी, जैसे उदर रोग हो गया तो उदर रोग का टर्मिनोलॉजी वहां पर है ना, जैसे ICD-10 एंड ICD-11, है ना, आईसीडी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज जो है ICD-10 एंड ICD-11, जो उनका जो वर्सन होते हैं उनका, है ना, ICD-10 ICD-11 वर्सन होते हैं। तो ICD-10 एंड 11 में हमारा आयुर्वेदिक जो टर्मिनोलॉजी होते हैं डिजीज रिलेटेड, जो सिम्टम होते हैं उनका नाम, जैसे हमने जैसे हम बोल देंगे कि इसमें कटिगत बात में तोद हो गया, सूल हो गया, है ना, सोप हो गया, तो ये मॉडर्न वाले नहीं समझेंगे। तो उसके लिए ये आईसीडी में सारे टर्मिनोलॉजी के डिटेल्स सब वर्णन वर्णन है, उसमें सारे मेंशन है कि तोद का मीनिंग क्या है, कि ये टिंगलिंग सेंसेशन होना, है ना, उसी तरह का सारे टर्मिनोलॉजी के अच्छे एक्यूरेट मीनिंग जो है वो उसमें सारे मेंशन किया गया है, ताकि सबके द्वारा ये अप्रूव हो सके, जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, जो भी हमारा डिजीज है, सबके द्वारा अप्रूव हो सके, इसलिए वो नमस्ते पोर्टल, है ना। इसमें बहुत सारा टर्मिनोलॉजी होते हैं, आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी सारे प्रोवाइड किया गया है। दिस पोर्टल प्रोवाइड द स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजी एंड मॉर्बिडिटी कोड फॉर, ये लिखा हुआ है, फॉर आयुर्वेद एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। मॉर्बिडिटी कोड जो है
प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, हाँ ये सब में सारे क्लासिफाई किया गया है। जैसे उदर रोग का 8 उदर रोग होते हैं, तो वो सारे जो है उसका डिवीजन किया गया है उसमें। ठीक है, तो वो चीजें नमस्ते पोर्टल के द्वारा वो हो रहा है। ठीक है, एक एक यहाँ से एक एक लाइन देकर पूछ सकता है कि ये जो है कौन सा लाइन इज नॉट रिलेटेड टू नमस्ते पोर्टल, है ना। तो सारे समझना होगा ये चीजों को अच्छे से। फिर आते हैं कि मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष में मिशन इंद्रधनुष में ये कब लॉन्च हुआ था? 2014 में 25 दिसंबर को। 7 डिजीज को ये टारगेट करके इसका वैक्सीनेशन का वो था। ठीक है, क्या क्या था? डिप्थेरिया, हुपिंग कॉफ, टिटानस, ये 7 डिजीज अच्छे से इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टिटानस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स एंड हेपेटाइटिस बी। क्या क्या है? डिप्थेरिया, हुपिंग कॉफ, टिटानस, पोलियो एंड हेपेटाइटिस बी। इसको ये 7 डिजीज कैसे याद रखें? ऐसा करके याद रख सकते हो, DPTT HWM। ठीक है, डब्ल्यू को उल्टा कर देंगे तो M, DPTH। ठीक है, DPT, डी फॉर डिप्थेरिया, P फॉर पोलियो, T फॉर ट्यूबरकुलोसिस और एक T फॉर टिटानस। ठीक है, DPTT, H फॉर क्या है? हेपाटाइटिस बी, W फॉर क्या है? हुपिंग कॉफ, M फॉर क्या है? मीजल्स। तो ये जो 7 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, उस 7 डिजीज के लिए वो 7 इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का 7 रंग होते हैं, तो इसीलिए ये 7 डिजीज को वो टारगेट करके उसके अगेंस्ट में जो वैक्सीनेशन वगैरह उसके ये मिशन के अंडर में चल रहा था। बाद में क्या हुआ? ये 2 चीजें ऐड हो गया। क्या क्या ऐड हुआ? जापानीज एंसेफेलाइटिस एंड हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, है ना। ये सारे डिजीज सारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं दिया जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट प्रोन होते हैं, जैसे एंसेफेलाइटिस का प्रोन होते हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट में ही स्पेसिफिकली दिया जाता है। लेकिन ये जो DPT HWM जो जितना वैक्सीनेशन है, ये सारे हर डिजीज में हर डिस्ट्रिक्ट में इसको दिया जाता है। और ये 7 डिजीज के लिए हैं, वो 2014 से ये लॉन्च हुआ है, उसका मिशन है ना, ये 7 डिजीज को ठीक करना है। और क्या क्या है उसमें? ये एक प्रेग्नेंट वुमेन को टिटेनस का वैक्सीनेशन देने के लिए वो प्रोग्राम किया है, उसका तरह उसका है, वो 2-3 फेज में वो उसको कराते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे सैटेलाइट इंस्टीट्यूट, है ना। सैटेलाइट इंस्टीट्यूट जो है, गवर्नमेंट इज डेवलपिंग द फॉलोइंग 4 सैटेलाइट इंस्टीट्यूट फॉर एग्जिस्टिंग नेशनल इंस्टीट्यूट। जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पर बहुत पेशेंट होते हैं, बहुत सारे चीज़ें नहीं हो पाते हैं, है ना। इसीलिए वो क्या है, जैसे जैसे एम्स में, है ना, पहले एम्स में क्या करते थे, वो सैटेलाइट इंस्टीट्यूट कर देते थे, क्योंकि एक कैपिटल में एक मेन इंस्टीट्यूट रहता है, और उसका सैटेलाइट इंस्टीट्यूट मीन्स छोटे छोटे इंस्टीट्यूट जो है वो सारे डिस्ट्रिक्ट वगैरह में सैटेलाइट इंस्टीट्यूट होता था, ताकि जो है मेन गवर्निंग बॉडी जो है वो मेन कैपिटल में जो रहेगा, और बाकी उसको कंट्रोल करेगा, वो कंट्रोल करेगा सारे जो सैटेलाइट इंस्टीट्यूट को। तो उसी तरह का हमारा आयुर्वेद में भी बन गया है ना, 1-2 साल से ये जो प्लान किया गया है कि जितना भी हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है उसके अंडर में सैटेलाइट इंस्टीट्यूट रहेगा, है ना। उसके वो सैटेलाइट इंस्टीट्यूट में सारे काम होगा, है ना, उसके वो मेन इंस्टीट्यूट के अंडर में। जैसे हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी था कोलकाता में, है ना, मैंने बताया था कि कैसे याद रखना है कि कोलकाता में होम्योपैथी कब स्थापित हुआ था, ये सभी कैसे बताया था। ठीक है, तो होम्योपैथी का जो था नेशनल इंस्टीट्यूट कोलकाता में, उसका सैटेलाइट इंस्टीट्यूट कहाँ बना कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी नरेला, दिल्ली में। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना, सैटेलाइट इंस्टीट्यूट क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेला जो है वो सैटेलाइट इंस्टीट्यूट किसका है? होम्योपैथी का, होम्योपैथी का। ठीक है, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन जो बेंगलुरु में है, बेंगलोर में यूनानी मेडिसिन का नेशनल इंस्टीट्यूट, उसका सैटेलाइट इंस्टीट्यूट कहाँ बना? यूपी में आकर, गाजियाबाद में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद में, है ना। PCIMH वो भी गाजियाबाद में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन का जो सैटेलाइट सेंटर भी गाजियाबाद में। अच्छा, बेंगलोर में डायरेक्ट
यूपी में आ गया है उसका सेटेलाइट इंस्टीट्यूट। ठीक है, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर, जयपुर का जो है नेशनल इंस्टीट्यूट उसका सेटेलाइट सेंटर है हरियाणा, पंचकुला में नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद बना हुआ है, उसका वैकेंसी वगैरह बहुत निकल रहा है ना, कि वो नेशनल इंस्टीट्यूट है, उसका वैकेंसी बहुत निकल रहा है, इसे याद रखना। पंचकुला में नया इंस्टीट्यूट बना है, ये नया इंस्टीट्यूट क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद न्यू दिल्ली, इसका जो है गोवा में है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद उसी तरह का है, लेकिन वो सेटेलाइट इंस्टीट्यूट है, गोवा में स्थापित है। ठीक है, तो आज के लिए उतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम सीसीआरएस का कंटिन्यू करेंगे और डे पढ़ेंगे हम, है ना, कौन से डे में, जैसे नेशनल हेल्थ डे है ना, इस तरह का बहुत सारा डे है, वो सारे डे हम एक कोड के साथ एक स्टोरी बनाकर सारे याद रखेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए किसी को कुछ पूछना है? ओके, एंड करते हैं। मैंने शेयर कर रखा है, वो अपलोड कर देंगे, वो उसके पोर्टल में जो ऐप में, शायद वो अपलोड हो गया होगा, अब वहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके, उसको प्रिंट निकाल दीजिएगा और जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट है वो सारे साइड में लिख देना है, एक फाइनल नोट बन जाएगा, इसी को आप पढ़ लेना उसके हिसाब से। ओके, ओके, क्लास एंड करते हैं, ठीक।